हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चंस को। अब देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है मॉडल पेपर 3, है ना। ये मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 3 से पहले हम लोग मॉडल पेपर 1 एंड 2 के 1 to 100 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप मॉडल पेपर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे मॉडल पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और आप जानते हैं देखिए इसमें भी लिखा गया है 1 से लेकर के 100 तक, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें क्या लिखा गया है, तो ये अवयव है 1 2 3 और कह रहा है कि ये R एक संबंध है और उस संबंध में ये 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये सभी उसके अवयव हैं, है ना। यानी R एक संबंध है और उसके ये अवयव हैं। तो बताना है हम लोग को कि जो ये R है ये कौन सा संबंध है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है ना, या सममित संबंध है, या संक्रामक है। तीनों तो चेक करना पड़ेगा, है ना। या फिर हमको ये तुल्यता, ये चारों चेक करना पड़ेगा और तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस चारों के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि चारों स्वतुल्य संबंध क्या होता है, समित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है और ये तुल्यता संबंध क्या होता है। चारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में इस चारों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब तक ये चारों पता नहीं होगा ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर समय ज़्यादा लग सकता है ना, क्योंकि मुझे समझाना है तो समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं कि स्वतुल्य संबंध किसको बोलेंगे। स्वतुल्य संबंध हम लोग इसी को बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट है, उस सेट का एक एलिमेंट ए है ना, तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से नहीं, है ना। ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। जैसे अगर 1 है तो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2 से होना चाहिए, 3 है तो 3 का 3 से होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 है, यानी कि 1 का 1 से, तो देखिए यहाँ मिल जाएगा, मिल जा रहा है ना। 1 का 1 से यहाँ मिल जा रहा है। फिर इसमें 2 है तो 2 का 2 से यहाँ मिल जा रहा है। फिर 3 भी है तो 3 का 3 से यहाँ मिल जा रहा है। फिर 4 है तो 4 का 4 से यहाँ मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। लेकिन ये 1 2 1 3 3 2 ये एक्स्ट्रा आ गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें है ना, ये 1 2 3 4 इसका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा तो है ना। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। बस समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि सममित है कि नहीं। तो ये तो हो गया, ये सही है ना। अब देखते हैं कि समित है कि नहीं। तो समित के लिए क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है ना, तो उल्टा बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। सही है। तो अब यहाँ समझिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1। तो इसमें देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो कहीं पर भी 2 1 नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सममित नहीं है। बस समझ में आया। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित है। अभी हम लोग क्या किए तो किए ये कि चेक किए तो पता चला कि स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस समझ आ रहा है ना। दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्यों खत्म हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन इसलिए खत्म हो जाएगा, देखिए नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। दूसरा ऑप्शन खत्म नहीं होगा, केवल पहला ऑप्शन खत्म होगा। पहला ऑप्शन क्यों खत्म होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक के बारे में चेक नहीं किए हैं, चेक अभी क्या किए, स्वतुल्य के बारे में चेक किए और सममित के बारे में। तो स्वतुल्य तो है क्योंकि 1 1 है ना, 2 2 है, 3 3 है और ये 4 4 है। तो इसका मतलब ये कि ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है और सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 नहीं है इसमें। तो स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। यहाँ लिखते हैं तब और अच्छा समझ में आएगा। स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन तो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित है, लेकिन हम लोग अभी क्या चीज़ किए कि सममित नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, है ना।
दूसरा छोड़ पहले तीसरा पर ध्यान लेके आइए। तीसरा भी नहीं होगा। तीसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि आर सम्मित तथा संक्रामक है, ये भी कह रहा है कि सम्मित है, जबकि हम क्या चेक किए कि सम्मित नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी हट गया। बस समझ में आया ना? अब अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अगर तीनों है तब तुल्यता है। लेकिन अभी क्या चेक किया हम लोग कि सम्मित नहीं है ना? सम्मित नहीं है, इसलिए ये तुल्यता भी नहीं होगा। बस समझ में आया ना? दो ही चेक करने से हम लोग को पता चल गया पूरा। तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो है कौन? तो बी है। इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन बी होगा और ये हो जाएगा। बस समझ आया? क्या कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आप बोलेंगे सर संक्रामक तो चेक ही नहीं किए। यही तो यहाँ पर दिमाग लगाना था ना कि ए सी डी को छाट दीजिए और बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3x दिया गया है और कह रहा है कि आर टेंड्स टू आर में एक संबंध है और हमको बताना है कि यह एकाएकी आच्छादक है या बहु एक आच्छादक है या एकाएक है किंतु आच्छादक नहीं है, और ये एफ न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। इसको इंग्लिश में समझिए तो 1 1 ऑन 2, यहाँ पर हो जाएगा मेनी 1 ऑन 2, है ना? और ये कह रहा है कि 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है, और ये कह रहा है न तो 1 1 है और न ही ऑन 2 है। तो पहले हम लोग को यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये आप ऐसे समझिए, यहाँ से जो इसमें आएगा क्या है, ये एफ है। ठीक है, कलर चेंज करते जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे 5 6 7, अभी बहुत कुछ होगा, है ना? इधर भी देखिए, इधर ये सब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए इसमें भी बहुत सारा आएगा, इसमें भी बहुत सारा आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये पूरा रियल नंबर और पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर लेना है। ठीक है, इसमें पूरा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, इसमें माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन समझना है तो इतना से हम लोग समझ जाएंगे। अब ये बताइए कर क्या कि 3x, यानी कि x में 3 से मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स का मान मिल जाएगा, मतलब कि y का मान मिल जाएगा। यहाँ ये है एफ एक्स का मान, है ना? ये हो गया है एफ एक्स का मान और ये हो गया है x का मान। तो सोचिए x का मान जब 1 रखेंगे तो एफ एक्स का मान क्या आएगा 3। तो देखिए 1 का आ गया 3 से रिलेशन। बात समझ में आया? अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3x के स्थान में क्या रखेंगे, x के स्थान में 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ये भी समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा बात ये कि अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 रखेंगे 3 3 का 9 मिलेगा। देख रहे हैं ऐसे? अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक का संबंध एक से हो रहा है ना? एक का संबंध एक से हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना ऐसे? तो यहाँ तो ये हो गया 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया। अब चेक करना कि यह आच्छादक है या आच्छादक नहीं है। समझ में आया कि क्यों 1 1 है? 1 1 इसलिए है ना, क्योंकि देखिए इसमें एक का संबंध एक से ही है ना, एक का संबंध 2 से है नहीं है। एक का संबंध 2 से कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि इधर हो जाए -1 इधर हो जाए 1, है ना? एक में इधर हो जाए केवल 1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तभी है, तो इधर 2 का संबंध एक से ना हो गया। बस समझ में आया? लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें देखिएगा तो 1 का संबंध 3 एलिमेंट, एक का संबंध एक से, फिर यहाँ पर भी एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से, ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 है। अब चेक करना है कि ये आच्छादक यानी कि ऑनटू है कि नहीं। तो ऑनटू का मतलब ये होता है कि ये जो दूसरा वाला ये सेट है ना, ये इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है ना, 4 बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है, तो बचना नहीं चाहिए। जबकि बच जा रहा है इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो ये एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है,
और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बस समझ में आया? चलिए, मुझे लगता है आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है ये 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समुच्चय है जिसमें 2 ही एलिमेंट है ए बी। अब इस 2 एलिमेंट से कर रहा है, क्या कर रहा है कि इस सेट में द्विआधारी संक्रिया की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जितना एलिमेंट्स होगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें 2 है तब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको 2 का पावर कीजिए, यानी कि 2 का पावर कितना, 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 का पावर 4 और ये हो गया 8। बस समझ में आया? मान लीजिए अगर यहाँ पर होता ए बी सी 3 अवयव होता, क्या रहता है यहाँ पर ए भी दिया ना, क्या होता है ए बी सी ये 3 अवयव रहता है ऐसे। तब क्या करते, तो इसमें कितना अवयव है 3, तो 3 का स्क्वायर करते, इसको लेके जाते 3 के पावर में, यानी कि 3 का पावर ऐसे, तो यहाँ पर 9 आता ना, तो ये हो जाता 3 का पावर 9, और फिर 3 के पावर 9 को सॉल्व कर लेते। समझ में आया? यानी कि कुल मिला जुला करके अगर n एलिमेंट है तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी n का पावर n स्क्वायर। सही है ना? चलिए, कोई अच्छा बात है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पूरा से समझ में ये आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 और कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 बराबर है। तो ये बताइए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, और कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो ये जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है तो इसको तो हम लोग यहाँ पर घेर करके स्क्वायर तो कर देंगे ना, तो फार्मूला तो हमारा लग जाएगा। तो कुछ यही काम हम लोग को करना है यहाँ पर। ये जो टेन इनवर्स है इसको सेक इनवर्स में चेंज करेंगे, और जो ये कॉट इनवर्स है इसको हम चेंज करेंगे किस में, तो इसको हम चेंज करेंगे कोसेक इनवर्स में। किस में चेंज करेंगे, कोसेक इनवर्स में। अभी कैसे चेंज होगा थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स 5 है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अभी आप जो देखें ना, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, जो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। ये 1 नंबर क्वेश्चन जो था ये 1 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर और ये 4 नंबर, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि समझाना भी है। तो मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समय, मुझे तो समय देना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है, लेकिन जब आप बोर्ड में जब सॉल्व करेंगे ना तो फटाफट सॉल्व करेंगे, वहाँ पर किसी को समझाना नहीं होता है, फटाफट सॉल्व करना होता है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सेक में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें सेक में जब चेंज करेंगे तो इसके जगह टेन इनवर्स 5 है, तो टेन इनवर्स 5, अब ये समझिए कि इसका बटा कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये हो गया P बाई बी। तो देयरफॉर H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर क्या होगा, तो H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। P का वैल्यू कितना है 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस B का वैल्यू कितना है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया रूट अंडर 26। सही है। तो अब समझिए, जब यहाँ पर हम चेंज करेंगे सेक इनवर्स, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो सेक का फॉर्मूला होता है H बाई बी, यानी कि रूट अंडर 26 और बाई बी बोले तो ये देखिए बी बोले तो 1 ना, तो यहाँ से क्या आएगा ये 1, तो बटा में 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बस समझ में आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स रूट अंडर 26। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब ये बताइए, जो ये है सेक स्क्वायर है, तो इसको हम इसके जगह लिख सकते हैं सेक इनवर्स, और टेन इनवर्स 5 के जगह हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स रूट अंडर 26। तो ये हो गया सेक इनवर्स रूट अंडर 26 और इस पूरे का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है। ठीक है,
अब यहाँ से लग जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, यानी कि √26। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। तो ध्यान दीजिए, केवल अभी इसका वैल्यू आया है 26, है ना, दूसरा निकालना अभी बाकी है। तो दूसरा में जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या है, कॉट इनवर्स। ये क्या है, कॉट इनवर्स 5 है, तो इसके बटन में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, b/p। तो देयरफॉर h बराबर फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। तो p है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर भी h क्या आ गया, √26 आ गया ना। अब चाहिए हमको कौशिक में चेंज करना है, कौशिक इन्वर्स। तो कौशिक का क्या होता है फॉर्मूला, h/p। तो यहाँ पर h क्या है, √26 है, और p क्या है, 1 है ना, 1 यहाँ पर, ये देखिए। तो 1 बटा में रखें तो कुछ होगा नहीं, यानी क्या है, √26। अब यहाँ पर कौशिक स्क्वायर जब हम यूज करेंगे, ये कौशिक ऑफ कॉट इनवर्स 5 के जगह इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौशिक इनवर्स, और ये हो जाएगा √26 हो जाएगा ना। और फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में 2 है। अब फिर यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं कौशिक ऑफ कौशिक इनवर्स x बराबर क्या होता है, x यानी √26, और इसका क्या है, स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये 26 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व किए तो ये भी 26 आया था, इसको सॉल्व किए तो भी 26, दोनों को जोड़ना है तो कितना जाएगा, 52। और जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। आप पूछेंगे कि ऐसा 2 बार क्यों लिखे, तो 2 बार इसीलिए लिखे ना, ताकि हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा π/2, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस, अब साइन इनवर्स 1/2 है तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और 1/2 की जगह साइन 30 यानी कि π/6। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये π/2 प्लस π/6, और इसको बटा के जोड़ कर लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, है ना। और ये आएगा कितना आएगा, ये तो ये हो जाएगा 3π प्लस ये कितना पाई, और ये हो जाएगा 4π/6, 4π/6 कटेगा तो कितना आएगा 2π/3। और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ये बी ऑप्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन ऑफ π/3 है, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस है। अब यहाँ देखिए ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स के स्थान पर 1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूले पर। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है इतना। अब बताइए यहाँ से ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो गया π/3 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन π/6, क्योंकि 30 का वैल्यू है ना। अब ये बताइए यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन π/3 प्लस यहाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, फॉर्मूला क्या होता है एक्स यानी कि π/6। सही है, तो देखिए जब दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा π/2, क्योंकि ये π/3 60 का वैल्यू और ये π/6 30 का वैल्यू, 60 30 90 90 यानी कि π/2 बटा के जोड़ो भी करिएगा तभी वहीं आएगा। तो ये आ गया साइन π/2, और π/2 में कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 6 में ये 5 में देख रहे थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये होता है। लेकिन जो x का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए -1 से बड़ा, मैंने ले करके 1 तक। तो ये बताइए जो -1/2 है ना, क्या इस फॉर्मूले में x के बदले आया है? चेक कर लीजिए, आया है ना, क्योंकि देखिए ये -1/2 ये भी -1/2, -1/2 -1 और 1 के बीच में ही तो आता है, आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि इसके जगह लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। और तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 के जगह लिखेंगे कितना 10 π/4, 10 π/4 प्लस इसके जगह पर क्या लिखाएगा π/2, π/2 लिखाएगा ऐसे। अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10 इनवर्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है x यानी कि π/4 प्लस π/2 ऐसे हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा बटा के जोड़ तो आपको आता है, तो ये हो जाएगा 3 π/4 और जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी ऑप्शन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। तो ये फॉर्मूला ही है और ये है π/2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो देखिए ये जो लिखा है ना ये x³ - 1 बराबर 0 ये इसीलिए लिखा है ताकि आप समझ सकिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा। पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये 11th क्लास में आप पढ़े थे, चूँकि हो गया बहुत दिन तो हो सकता है आप भूल गए होंगे। अगर भूल गए होंगे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना बात याद रखना होगा, इसी से काम हो जाएगा। ये फिलहाल यहाँ पर हम लोग को इतना यूज में ही आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। क्या प्रॉपर्टी होता है कि प्रॉपर्टी ये कहता है कि 2 रो या 3 रो को जोड़ करके हम किसी एक रो की जगह लिख सकते हैं, कॉलम को जोड़ करके कॉलम किसी एक कॉलम की जगह लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं C1 C2 और C3 को जोड़ करके C1 की जगह लिखते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। जब आप यहाँ जोड़िएगा तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ जोड़िएगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये जैसे है वैसे उतार दीजिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो गया ऐसे। अब ये बताइए कि यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसका मान कितना आता है 0, और इसलिए 9 का ऑप्शन जो होगा ये डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ दिया गया है और ये सममित है। तो सममित है तो क्या होगा, तो सममित है तो AIJ बराबर होगा AJI, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर यही रहता कि विषम सममित तो AIJ बराबर होता है -AJI, ये ध्यान रखेंगे है ना। अगर सममित है तो क्या आएगा प्लस, अब विषम सममित है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाता है। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देख रहे हैं, ए बराबर दिया गया, पूछता है कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 1 1 है 1 1 1 1 1 1, इसी में इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब खुद आप बताएंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। हम जानते हैं कि फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना। तो देखिए ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, और ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, सही है। तो क्या आएगा ये 1 + 1 + 1 यही ना आएगा, यानी क्या आएगा 3, कितना आएगा 3। ऐसे ही जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 3 आएगा, आएगा ना। फिर जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तब क्या आएगा फिर 3 आएगा, मतलब कि हर जगह क्या आएगा ये 3 ही आएगा। बात समझ में आया।
अब यहाँ से क्या करें, हम 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। और ये जो आया ये तो वैल्यू है, ये देखिए ये ए का ही वैल्यू है, इस ए का वैल्यू है। तो क्या आ गया, 3a आ गया। क्या आ गया, 3a। यहाँ पर ये इंटू रहेगा, यहाँ पर कॉमन लिए है तो है ना, 3a आ गया। तो ए स्क्वायर कितना के बराबर आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a। लेकिन हम ठीक है, हम लोग को दिया गया है ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3a। सोचिए अगर यहीं पर होता ए पावर 4 तब क्या करते, ए पावर 4 पूछता तो हम क्या करते, ए के स्क्वायर का स्क्वायर कर देते ना। और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 3a का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। 3a का स्क्वायर का मतलब क्या हो कि 9a स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब क्या करें हम लोग, ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे 3a। तो जब 3a रखेंगे तो 9 इंटू 3a बराबर ये आ गया 27a। किसका वैल्यू, ए पावर 4 का। बात समझ में आया, ए स्क्वायर बराबर आया है ये 3a आया है। लेकिन हम इसी क्वेश्चन में ये सोच रहे हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए और वहाँ पूछ दे आपसे ए का पावर 4, ये पूछ देगा, तब आप क्या कीजिएगा, उस समय तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, ए पावर 4 निकालने के लिए ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर देख रहे हैं, और ए स्क्वायर की जगह रख दिए 3a रख दिए। तो 3 के स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और ए स्क्वायर ये यहाँ पर आ गया। फिर इस ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये 3a रख दिए, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया 9 इंटू 3a और 9 3 27a। किसका वैल्यू, ये हो गया ए पावर 4 का वैल्यू। किसका वैल्यू, ए पावर 4 का। अब देखिए ये 27a भी दिया है ऑप्शन में, दिया है 3a भी दिया है ऑप्शन में। तो 3a जो दिया है ये क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू, और 27a दिया है ए पावर 4 का वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये कह रहा है विषम समी। देखिए आ गया ना, अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में समझा रहे थे, यहीं पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, समित बोल रहा था। तो यहाँ पर आप टिक किए थे इसको, प्लस वाले को, ए आई जे बराबर ए जे आई। और यहीं विषम समित होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सी ऑप्शन ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, देखिए माइनस में लगा है, तो आपको याद रखना चाहिए समित होगा तो ए आई जे बराबर ए जे आई, और विषम समित होगा तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, किसी एक में माइनस लगना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट का मान पूछ रहा है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी भी डिटरमिनेंट का मान पूछे तो आपको उसको जब भी एक्सपेंड करना हो तो आप देखिए कि किस रो में या किस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देखिएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कर रहे हैं, ये सेकेंड जो रो है इसमें एक जीरो है, तो आप सेकंड रो के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। या आप ये सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम में भी एक जीरो है, तब इसके एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। सेकंड कॉलम या फिर सेकंड रो के एलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लेते हैं, 1। अब देखिए इसको रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, तो 5 दिए 15 माइनस 2 दूनी की 4, तो 15 में से 4 गया, कितना आएगा, 11 आएगा। और जब इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो खत्म कर देगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5 लेंगे तो -5 इंटू, ठीक है, इसके रो को खत्म, इसके कॉलम को खत्म, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 7 5 35, तो 6 माइनस 35, 6 माइनस 35 कितना आएगा, माइनस में 29 आएगा। यहाँ से आ गया 11, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूरी 10 और 4 14, 10 4 14। ठीक है, हाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक जगह मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि जब हम लोग 1 ये लेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 145, तो 145 में से 11 घटा देंगे तो 4 3 1 यानी 134। और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सारणिक इतना का मान क्या होगा। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 घटा देंगे। R1 में से R2 घटाएंगे तो देखिए ये आएगा -1, R1 में से R2 घटा रहे हैं और R1 की जगह लिख रहे हैं, तो -1, ये भी हो जाएगा -1, है ना। और ये हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी,
क्योंकि 2a माइनस 2b आएगा तो 2 कॉमन ले लिए। फिर क्या करते हैं, R2 में से R3 को घटाते हैं, तो ये भी आएगा -1, फिर ये भी आएगा -1 और 2 इंटू ये हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा x माइनस 4, ये x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2c। इतना ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कह रहा है कि ए बी सी किस में समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। अगर ए बी सी एपी में है तो a माइनस बी बराबर b माइनस सी होगा। अगर ए बी सी एपी में है तो a माइनस बी बराबर होगा b माइनस सी के। सही ना, मतलब ये कि यहाँ से 2 इंटू ए माइनस बी भी बराबर होगा 2 इंटू बी माइनस सी के बराबर होगा। अब ये बताइए कि क्या ये जो पहला रो है और ये जो दूसरा रो है क्या ये आइडेंटिकल हो गया, मतलब समान हो गया? तो हाँ हो गया। कैसे? -1 के बराबर है, -1 के बराबर है और ये इसके बराबर है। तो पहला रो और दूसरे रो क्या सभी अवयव क्या हो गया, समान हो गया, संगत अवयव समान हो गया। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के सभी अवयव समान हो तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। और इसलिए जो ऑप्शन होगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आता है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ से ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। अगर आपके पास अभी बुक हो, अगर नहीं हो तो आप बुक लीजिए और उसमें देखिए ये आपके एनसीईआरटी के मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है ना। अगर आप वहाँ देखेंगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और वहाँ पर ये PYWY है ना, ये इनका कोटि दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है ना, और तब यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जबकि यहाँ पर इस 15 नंबर क्वेश्चन में तो PYW का कोटि ही नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। सही है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है तो वहाँ पर उसको देना पड़ेगा कि PYW का कोटि क्या होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया जाए तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स नाम करके एक फाइल मिलेगा और उसी फाइल में आप 3.2 एक्सरसाइज को देख करके आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आप, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्या कह रहा है, तो 16 नंबर कह रहा है कि यदि XYZ शून्यतर संख्याएं हों तो देखिए ये जो ए मैट्रिक्स दिया गया है ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स का सिंबल ये भी है बिग ब्रैकेट है ना, या फिर छोटा कोष्ठक भी होता है, या डबल लाइन दोनों साइड ऐसे ये भी होता है। तो यहाँ पर ये दिया है, किस में दिया है, ये दिया है छोटा कोष्ठक के फॉर्म में। और ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी जो बचता है वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बाकी सब तो 0 है ही, विकर्ण 0 हो चाहे नहीं हो। ठीक है, तो जब हमको विकर्ण अवयव का निकालना होगा इनवर्स, देख रहे हैं आपको कह रहा है व्युत्क्रम, तो क्या करते हैं, जहाँ जो एलिमेंट रहता है ना उसी को 1 बटा करके लिख देते हैं। सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, 1/z, और बाकी सब वही रहेगा। बस समझ में आया। तो 1/x को ही तो हम लिखते हैं x का पावर -1, 1/y को लिखते हैं y का पावर -1 और 1/z को लिखते हैं z का पावर -1। लिखते हैं ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। बस समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर log ऑफ log x दिया है और पूछा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो पहले हम लोग इस log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए पूरा विस्तार से बता देते हैं। d log ऑफ log x है, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बटा में क्या आएगा, log x, फिर log x ऊपर जाएगा, बाई कितना हो जाएगा dx। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 1/log x आएगा, इनटू इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1/x। तो ऑप्शन में करा लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन
और ये है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन का पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स जो एंगल में रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ साइन बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि साइन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स, साइन की जगह लिख सकते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ट्रिगो का फॉर्मूला है 11th क्लास का, ये याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, है ना। अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, और ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचेगा, क्या हो जाएगा 10x, तो हो जाएगा 10x बाई 2। और टेन इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x, यानी x बाई 2, और करना क्या है डी बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ गया y बराबर, सही है ना, आ जाएगा ऐसे। तो ये हो गया y बराबर कितना x बाई 2, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखने से पहले स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें एरर है, और क्वेश्चन का एरर कैसे सुधारेंगे ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यहाँ जो x माइनस 1 लिखा है यहाँ पर होगा x प्लस 1, है ना, जो यहाँ लिखा है ना x माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1, तब जाकर के आंसर मैच करेगा, अन्यथा आंसर मैच नहीं करेगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2009 की समय जो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था उसमें का क्वेश्चन है। 2009 जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, 2009 का क्वेश्चन, 2009 वाला क्वेश्चन ये नहीं है, 2009 के समय जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को तो सुधार लिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रौले प्रमेय का प्रयोग कर, रौले प्रमेय का प्रयोग कर वक्र एफ एक्स बराबर इतना का -1 to 2 का वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, हमको बिंदु निकालना है। एफ एक्स दिया है, अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर एफ एक्स पर का टेंजेंट है, यानी जो स्पर्श रेखा है वह एक्स अक्ष के क्या है समानांतर है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, जो ये एफ एक्स दिया गया है ना, इस एफ एक्स पर का वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा वो होगा 0, यानी एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ढाल, और वहीं क्या हो जाना चाहिए, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या करेंगे x प्लस 1 को बाहर करेंगे, और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 इस मल्टीप्लाई करेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर x माइनस 2 को बाहर करेंगे, x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 0। क्यों 0, क्योंकि ये क्या है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है, एफ एक्स का वैल्यू है। अब इसको जब जोड़िएगा तो ये आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 से आने से ये क्लियर हो गया कि या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू निकालना है ना, इस एफ एक्स का। तो इस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसमें x का वैल्यू रख दीजिए 1/2, तो रखिएगा तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 और ये -2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 3/2 इंटू ये आएगा -3/2, है ना। तो कितना जाएगा -3 × 9 2 × 4 -9/4। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ये आएगा सी, क्योंकि 1/2 भी आ गया, -9/4 भी आ गया, सही है ना। चलिए अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
कह रहा है कि एक उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में आर एक्स है ना, इस आर को आप यहाँ समझिए, आर एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो कह रहा है एक्स बराबर 15 पर सीमांत आय क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आर डैश एक्स बराबर कितना आएगा, तो 3x² का 6x और प्लस कितना आएगा 36। इसमें x का वैल्यू 15 रख दीजिए, तो ये 15 छः का 90 प्लस 36 क्या हो जाएगा 126, और ये ऑप्शन आ जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, तो 22 में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब ये कि dr/dt का मान दे दिया 0.7। पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि की दर होगी क्या होगी, तो वृत्त की परिधि c बराबर 2πr जानते हैं। इसका दर पूछ रहा है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dc/dt, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2π तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये है dr/dt। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो आप आंसर देख रहे हैं ना, इन सब में क्या है, पाई है। पाई है मतलब कि आपको पाई हटाना नहीं है, तो 2π को रहने दीजिए इंटू dr/dt का मान कितना 0.7 हो जाएगा। अब जब 2 गुणा करेगा 0.7 में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी की 14, तो ये 1.4 पाई। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि थीटा प्लस फाई बराबर π/3, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई का अधिकतम मान होगा जब थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इसका अधिकतम मान होगा, है ना, लेकिन थीटा के किस मान के लिए, और ये दिया गया है कि थीटा प्लस फाई बराबर π/3, तो इसका तो यूज इसमें करना होगा। तो देखिए ये थीटा प्लस फाई यानी इस दोनों एंगल का सम कैसे आएगा, तो इसके लिए मेरे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। तो ये आएगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2, और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस फाई, क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस फाई माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, ये भी आ गया। अब देखिए कि थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या दिया है, तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू दिया है π/3 दिया है। तो ये बताइए यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई ऐसे आ गया, फिर माइनस, अब थीटा प्लस फाई के जगह पर क्या रखेंगे π/3, तो ये तो हो जाएगा कॉस π/3, कॉस π/3 बोले कॉस 60, और कॉस 60 बोले तो 1/2। इतना बात पूरा समझ में आ गया। अब ये बताइए, ये जो आप पूरा लिख रहे हैं किसका वैल्यू आ रहा है, तो ये आ रहा है साइन थीटा इंटू साइन फाई का वैल्यू, इसी का वैल्यू आ रहा है ना, सही है। और तो ये बताइए कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि इतना का अधिकतम मान होगा, इतना का अधिकतम मान कब होगा, थीटा के किस मान के लिए। तो सोचिए कि इतना का यानी कि साइन थीटा इंटू साइन फाई का मान अधिकतम होगा जब इसका मान अधिकतम होगा, क्योंकि इसी को तो लेके चले हैं, तो ये वाला आया है ना। अब बात आता है कि इसका अधिकतम मान कब होगा, तो इसके अधिकतम मान होने के लिए
हमको इस कॉस थीटा माइनस फाई का मान भी अधिकतम होना चाहिए। सही है। अब बताते हैं कि कॉस थीटा माइनस फाई का अधिकतम मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा माइनस फाई बराबर इसका मान कितना होता है, अधिकतम 1 होता है। सही है। अब बताइए कि थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई बराबर 1, तो कॉस थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई थीटा माइनस फाई बराबर कितना हो जाएगा। तो कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का, तो ये हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा ऐसे। तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो थीटा माइनस फाई बराबर क्या आ गया, 0। थीटा माइनस फाई बराबर कितना आ गया, 0। सही है ऐसे। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए लिख चुके हैं थीटा प्लस फाई का वैल्यू पाई/3 आया है, ये दिया है क्वेश्चन में ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा क्या, फाई फाई कट जाएगा, तो ये आएगा 2 थीटा बराबर इधर जाएगा पाई/3। तो इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया, पाई/6। और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखें मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 23 तक। और चूंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो में जो 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन बताया गया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक इस वीडियो को देखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।